एवरीवन वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। सो आज हम लोग करने वाले बिजनेस इन्वायरमेंट 3 चैप्टर एंड तीनों एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो। अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो। तो देखो, आजा भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आखिर एंटरप्रेन्योर्स होते क्या। तो सिंपली देखो, एंटरप्रेन्योर्स वो इंडिविजुअल्स, वो एक इंसान होते हैं या ग्रुप होते हैं जो कि कोई नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं एंड नया जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में ला रहे हैं, उनको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है। अब बहुत लोगों ने एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइन है, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस बना रहा है एंड रिस्क ले रहा है और इस होप के साथ ले रहा है कि प्रॉफिट मिल सके। फिर इसी तरह इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ने भी डिफाइन किया कि एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल है जो कि रिस्क बेयर कर रहा है और अनसर्टन फ्यूचर में भी बिजनेस कर रहा है। तो देखो, अगर तुम देखोगे तो अगले 2 पेजों तक में ऐसे कई सारे डिफिनेशन तुम्हारे एंटरप्रेन्योर के होंगे। क्या तुम्हें सारे याद करने हैं? बिल्कुल याद नहीं करने हैं भाई, ऑप्शन आता है, काहे इतना टेंशन लेते हो। ठीक है, लिखना नहीं है तुम्हें, ऑप्शन आता है। तो सिंपली यहाँ देखो क्या करना है तुम्हें, कीवर्ड्स याद रखो। जैसे होप फॉर प्रॉफिट तो ऑक्सफोर्ड, ठीक है। उसके अनसर्टेनिटी तो इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया। इसी तरह एडम स्मिथ ने भी डिफाइन किया, स्कम्पेट्स ने भी डिफाइन किया है, ड्रेकर्स ने भी डिफाइन किया है। तो इन सब के की पॉइंट्स को खाली रख लो, ठीक है। एंड बस की पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेना कि अच्छा ये की पॉइंट्स है। पता है सब ने सेम ही चीज़ बोला है, बट कीवर्ड्स याद रखोगे तो एग्जामिनेशन में ऑप्शन आएगा, तुमको याद रहेगा कि कौन सा तुम्हारा आंसर है। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो सबसे पहला इनोवेटिव वो इंसान होता है जो कि कुछ नया लेकर आ रहा है, इकोनॉमिक कोई नया आइडिया के साथ बिजनेस कर रहा है। इनोवेटिव जैसे कि लेट सपोज मेरे को आइडिया आया कि मैं पानी से गाड़ी चलाऊंगा, तो मैं कुछ न्यू लेकर आ रहा हूँ मार्केट में, तो मैं हो गया इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। दूसरा होता है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है, ये ना थोड़ा वेट करते हैं और फॉलो करते हैं पाथ जो सोन होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। यानी मैं जो बिजनेस लेकर आया उसका मैंने बताया कि ऐसे बिजनेस में ये ऐसे वैसे होगा, मैंने सारा बिजनेस मॉडल बताया, मेरे मॉडल को फॉलो कर रहे हैं अगर कोई, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर। ठीक है। फिर एक होते हैं फेवियन एंटरप्रेन्योर। ये वैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं भाई जो कि कोई नया काम नया आइडिया में बिजनेस लगाते ही नहीं है, ये सिंपली जो काम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसको ही करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, क्या मोबाइल फ़ोन अब सारी कंपनियां बनाती है, तो कोई अगर ऐसा बिजनेस खोल रहा है, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो मोबाइल बना रहा है, अब बनाना स्टार्ट किया है, तो भाई वो सिंपली क्या कहलाएगा, फेवियन एंटरप्रेन्योर। फिर आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। इनको हम लोग बोलते हैं डाई हार्ड कंजर्वेटिव्स। ये सिंपली वैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो भाई जो एग्जिटिंग मॉडल छोटा सा मॉडल है उनका उसी में खुश है, वो कभी मार्केट लीडर बनने का ट्राई भी नहीं करते, मतलब सिंपली जितना है भाई उसी में वो खुश हैं। ठीक है। फिर आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। इसके बाद जितने भी एंटरप्रेन्योर का डिफिनेशन दिया बहुत इजी है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है वो कर क्या रहे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर यानी सोशल इनोवेशन कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी में सोसाइटी के लिए कुछ नया काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर में कोई काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर ट्रेडिंग में कोई काम कर रहे हैं, यानी कि होलसेलर से सामान ला रहे हैं, रिटेलर को सामान दे रहे हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर वैसे एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन हुए, वैसा एंटरप्राइजेस जो वुमेन के द्वारा कंट्रोल होगा तो उसको वुमेन एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। एंड इसमें एटलीस्ट 51% जो है वुमेन का कंट्रोल होना चाहिए, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है। फिर एक होता है इन्वेंटर्स और एक होता है चैलेंजर्स एंटरप्रेन्योर। इन्वेंटर्स क्या होता है, इन्वेंटर्स मेनली कोई नया इन्वेंशन नया प्रोडक्ट के साथ जो आया उसको इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो सिर्फ जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है उसी में बिजनेस कर रहा है, मतलब जिस बिजनेस में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है वही बिजनेस अगर कोई एंटरप्रेन्योर कर रहा है तो उसको चैलेंजर एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। एंड एक होता है लाइफ टाइम एंटरप्रेन्योर। ये सिंपली है जिसका जो लाइफ टाइम भाई बिजनेस कर रहा है, जैसे फैमिली बिजनेस हो गया, तो उसको हम लोग लाइफ टाइम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। अब यहाँ फिर एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया गया है। अब जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में,
ये डिफिनेशन आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज एनी काइंड ऑफ इनोवेटिव फंक्शन दैट कुड हैव बीन बियरिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो तुमको दे और नाम आ जाएगा कि किसने बोला, या ऐसे आ सकता है नाम आ जाएगा रॉबर्ट के लैम्ब, और उसके बाद फिर नीचे 4 को ऑप्शन रहेगा कि उन्होंने कौन सा डिफिनेशन दिया। एंटरप्रेन्योर इज द फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन मेकिंग परफॉर्म बाय इकोनॉमिक इन्वेटर्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें करना क्या, कीवर्ड्स ध्यान रखो। जैसे कि यहाँ सोशल डिसीजन है अगर, तो यानी रॉबर्ट के लैम्ब है, बस याद यही तुमको करना है और उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम लोग एंटरप्रेन्योर समझ गए कि कितने तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब हम लोग समझ रहे हैं कि कितने तरह के एंटरप्रेन्योरशिप यानी कितने तरह के बिजनेस होते हैं। सबसे पहला देखो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ये मेनली वो होते हैं जिनका बहुत लिमिटेड होते हैं साइज में, रिवेन्यू में, मतलब लोकल एरिया में। तुमको भाई आसपास बहुत लोग दिख जाएंगे तुम्हारे, अगर तुम मार्केट में निकलोगे एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर नाम उन्होंने बोर्ड पे लगा के रखा है, तो वो होगा स्मॉल बिजनेस जो छोटे मोटे लोकल एरिया में भाई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड इनके पास सब कुछ जो है रिसोर्सेज वगैरह भी बहुत कम है। ठीक है, और ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस तक ये पहुंच भी नहीं पाए। फिर आते हैं स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। ये कौन होते हैं? ये वैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करते हैं। ये स्मॉल से बड़े होते हैं एंड ये एक्सपेंशन पे ध्यान देते हैं, ये एक्सपेंशन भी करते हैं। ठीक है, एंड ये फिर टेक्नोलॉजी वगैरह का भी यूज़ करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासे करते हैं। यानी ये स्मॉल से थोड़े बड़े होते हैं एंड इनका इन्फ्लुएंस भी मार्केट में थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद आते हैं लार्ज कंपनी और बिग कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। ये वैसे कंपनी होते हैं जो कि बहुत बड़े हो चुके हैं और जिनका सब्सटेंशियल मार्केट में भयानक इन्फ्लुएंस है। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, ओयो रूम। ओयो रूम 2013 में एज ए एंटरप्रेन्योर बना था, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आज वो इतना बड़ा हो चुका है कि ताज ओबराय आईटीसी होटल को टक्कर दे रहा है। फिर आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये वैसे एंटरप्रेन्योर, ये वैसा बिजनेस होता है जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट के लिए बना है, सोसाइटी के लिए, कुछ सोसाइटी को प्रोडक्ट देने के लिए, बेनिफिट देने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग समझ सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसमें इनोवेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, डिसिप्लिन विथ नॉलेज इन्वॉल्व है। डायनामिक है, डायनामिक मतलब चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। रिस्की प्रोसेस है। ठीक है, कैपिटल टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये एक तरह से, और उसके बाद सब लोगों में कॉमन ट्रेड्स है, डिफरेंट ट्रेड्स भी है, एंड उसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइज वे में होता है, एंड ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। अभी मैं एक एकेडमी खोल दूँ, एकेजी एकेडमी, और तुम्हें पढ़ाऊँ, तो क्या मैं एंटरप्रेन्योर हूँ एजुकेशन फील्ड में? हाँ, मैं हूँ। ठीक है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी करता है, उसके अलावा ये कुछ नया बिल्ड करता है एंड अपॉर्चुनिटी देता है, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार बस रीडिंग मारना है। फंक्शन क्या क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का फंक्शन क्या होता है? तो सिंपली मेन फंक्शन तो तुम्हें डिफिनेशन से ही पता है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मेन काम क्या, एंटरप्रेन्योर बना ही क्यों? इनोवेशन लाने के लिए, मार्केट में क्रिएटिविटी लाने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क अचीव करने के लिए, जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज करेंगे, रिस्क को कैसे हम लोग कम करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, क्या एंटरप्रेन्योर का काम है सिर्फ आइडिया सोचना? नहीं, उसका काम है कि कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो मैनेज करेगा, रिसर्च करेगा, और ये जो ओवरकमिंग रेसिस्टेंस टू चेंज और सेटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मैं बताता हूँ। ओवरकमिंग रेसिस्टेंस टू चेंज, कुछ कुछ इनोवेशन ऐसे होते हैं ना जिसका पब्लिक विरोध करता है। जैसे मोबाइल फ़ोन जब आ रहा था तो लोग उसको विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका बिहेवियर चेंज हो रहा था भाई। तो तुमको एज अ एंटरप्रेन्योरशिप, तुमको अपने बिजनेस को ऐसे ढालना होगा कि लोगों को तुमको फेवर में रखना होगा। ठीक है, और क्या है, कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या हुआ, ये सिंपली हुआ एंटरप्रेन्योर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कंट्री अगर डेवलप्ड हो रहा है तो उनके एंटरप्रेन्योर के कारण। अब एंटरप्रेन्योर का प्रोसेस क्या है, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनना है? तो सबसे पहले तुमको मार्केट रिसर्च करना होगा नया आइडिया के लिए। मार्केट में देखना होगा क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या चाहिए सोसाइटी को जो तुम दे सकते हो उसको। ठीक है, फिर बिजनेस मॉडल तुमको बताना होगा, मतलब आउटलाइन करना होगा, खुद बनाना होगा। उसके बाद तुम प्लान बनाओगे, आइडिया बनाओगे, फिर सिलेक्शन करोगे कौन सा आइडिया बेस्ट है, कैसे तुम उनको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करोगे, रिसोर्सेस एंड पर्सनल को फिर कैसे असेंबल करोगे, वो प्लान बनाना होगा।
ठीक है। फिर किस साइज पे तुम बिजनेस करना चाहते हो, क्या लोकेशन होगा तुम्हारा बिजनेस का, ठीक है। फिर फाइनेंस तुम कहाँ से लाओगे, एम्प्लॉय कहाँ से हायर करोगे, फिर इंटरप्राइजेस को लॉन्च करोगे, कंपनी को मैनेज करोगे, और लास्ट में फ्यूचर कैसे होगा बिजनेस का उसके लिए हार्वेस्टिंग भी करोगे। तो ये है पूरा प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप का। अब एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो इन इंडिया, ये क्या हुआ, यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या इंडिया में अभी आया या पहले भी था। तो देखो पहले भी था। 2007 BC में हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद फिर मुग़ल लोग आए तो वहाँ पर स्पाइस वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। एंड उसके साथ साथ उस समय यूके, फ्रांस, पुर्तगाल में भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा था। फिर इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आया, वो बिजनेस करने लगा, और इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता रहा। फिर मॉडर्न एंड प्री इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के टाइम आ गया। उस टाइम पे सबसे पहले 1854 में सबसे बड़ा सबसे पहला जो है कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा, कावासी डोवर के द्वारा। इनका नाम देख लेना भाई, मेरे को नहीं पता क्या प्रोनाउंसिएशन। फिर जमशेदजी टाटा ने फाउंड किया टाटा ग्रुप 1868 में। फिर कॉटन मिल JRD टाटा ने 1874 में बनाया। टिस्को, फिर दोराबाई जी टाटा ने 1932 में, फिर टाटा एयरलाइंस बना, टाटा स्टील बना। तो एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बहुत पहले से है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आया, उसमें प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने 1956 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया, डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके। बट मेन जो हुआ ट्रांसफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर का, वो 1990 से हुआ, और 1991 में आया लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिससे FDI वगैरह जो है इंडिया में आने लगे, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग खुलने लगे। तो उस कारण से एंटरप्रेन्योरशिप और जो है अप लेवल पे चला गया। अब कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए, वो इनिशिएटिव देखना है, इसको मैं अपने नोट से करवाऊंगा, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे। तुम लोग ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, 5 लोगों ने सिर्फ ज्वाइन किया है, मैं वहाँ नोट्स भेज रहा हूँ। एंड तुम लोग नोट्स से नहीं पढ़ रहे हो यानी, तो भाई एग्ज़ाम में रिवीजन कैसे करोगे, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कैसे करोगे। तो सबसे पहला है मेक इन इंडिया। ये लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को, और इसका मेन फोकस था कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, 25 एरिया में इन्वेस्टमेंट भी आया था, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा स्कीम स्टैंड अप इंडिया। ये 15 अगस्त 2015 को लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च क्यों हुआ था, ST SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि ये लोग को उतना अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में नहीं मिल रहा था। तो सरकार ने इनको फाइनेंस करने के लिए लॉन्च किया स्टैंड अप इंडिया, और इन्होंने बोला कि हम 10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइनेंस करेंगे, ठीक है। बट ये सरकार लोन देगा कब, सिर्फ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, यानी नए वेंचर्स में, नया प्रोजेक्ट में ही सरकार बस लोन देगा, फाइनेंस करेगा, ठीक है। अब लोन भी किस तरह से देगा, क्या पूरा 100% जितना प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है, क्या 100% सरकार लोन दे देगा, नहीं। 85% लेट सपोज लोन दे देगा, और 15% जो है खुद का ओन मनी लगाना पड़ेगा। बहुत लो इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन दिया। फिर उन्होंने एक क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया भी लॉन्च किया, और उन्होंने लोन दिया बिना कोलेट्रल मांगे। देख रहे हो भाई कितना सपोर्ट कर रहा है सरकार। और उसके बाद लोन रीपे करने का टाइम दिया उन्होंने 7 साल, और फिर एक्सटेंड भी किया 18 महीने, और बोला बस 10% ही अपना पैसा लगाना होगा, बाकी सरकार है ना तुम्हारे साथ। फिर आता है एक स्टार्टअप इंडिया। ये लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2016 को, और इसका मेन फोकस था वेल्थ क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इनोवेटिव प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होना, ठीक है। और इसका बेनिफिट भी हुआ, फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। जो पेटेंट कॉस्ट 80% उसमें सरकार ने रिबेट दे दिया, 20% ही तुम्हें लग रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया, ठीक है। इनकम टैक्स पे उन्होंने 3 सालों तक के लिए जो है इनकॉर्पोरेशन लगा दिया, ठीक है। उसके अलावा एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने कैपिटल गेंस क्या होता है, देखो अभी नहीं समझ में आएगा, बस ऐसा समझ लो इस पर टैक्स लगता है, एंड सरकार ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है। और एक सर्टिफिकेट सरकार ने बोला बस एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से सर्टिफिकेट ले लो, हम तुमको ये सारे बेनिफिट देंगे। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन इंडिया ने बहुत ज़्यादा सरकार ने इजी वे में कर दिया। 1 से 2 दिन में सरकार ने बोला कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक सिंगल विंडो बनाया ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके।
उसका गवर्नमेंट टेंडर्स देती है, यानी गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए टेंडर देता है। तो वो टेंडर में देने से पहले सबसे पहले फोकस किस पे रखता था गवर्नमेंट? स्टार्टअप पे। यानी अगर कोई स्टार्टअप है तो सरकार चाहता था कि हमारा टेंडर सबसे पहले स्टार्टअप को ही मिले, ठीक है। फिर सरकार दो स्टार्टअप मिलकर ना फेस्ट करते हैं, यानी एक तरह से जिसको बोल सकते हैं मीटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक साल में एनुअली, एक साल में एक बार होता है, डोमेस्टिक भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट दुनिया से, इंडिया से लोग आते हैं और अपने एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अपने सामान दिखाते हैं। इससे उनका क्या होता है, नेटवर्किंग भी होता है, ठीक है। और पार्टनरशिप एलएलपी प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप के अंदर खुल सकता है, ये भी सरकार ने बोल दिया। फिर एक नया स्कीम लॉन्च किया सरकार ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी। ये लॉन्च कब हुआ था? 31 जुलाई 2008 को। और ये नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी जैसा लॉन्च हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था पीपीए मॉडल पे, यानी एमएसएमई और प्राइवेट कंपनी के मॉडल पे लॉन्च हुआ था। और इसका मेन क्या काम था? स्किल डेवलपमेंट। और ये 21 सेक्टर में फोकस करता है। इसका एक कुछ सब स्कीम है, यानी सब पार्ट है। एक है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। ये क्या है? ये वोकेशन ट्रेनिंग देता था, स्किल डेवलपमेंट, यानी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देता था। और मैंडेटरी यहाँ 3 साल का ट्रेनिंग था, ठीक है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में लॉन्च हुआ। इसको अम्ब्रेला फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। इसका मेन विज़न पता क्या था? एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहाँ पर लोग स्किलफुल हो एंड उनका स्किल इन्हेंस हो सके। और उनका मिशन है डिमांड फॉर स्किल अक्रॉस द कंट्री, उसको फुलफिल करना, उसको क्रिएट करके उसको फुलफिल करना, ठीक है। इन सिंपल, स्किल विथ एजुकेशन। कोर ऑब्जेक्टिव यही था, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन और इंकरेज एज करियर ऑप्शन, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंपली अगर मैं बोलूँ कितना आसान है एक देश में बिजनेस करना, तो वो इंडिया 138 रैंक पे था और अभी 63 रैंक पे 2016 से 19 में आ गया। सोचो, इंडिया में आसान करना, बिजनेस करना कितना आसान हो गया अब, ठीक है। फिर एक आता है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जिसको पीडीओटी बोलते हैं। ये वैसा ट्रेनिंग होता है जो कि माइग्रेंट वर्कर जो इंडिया से फॉरेन जा रहे हैं, उनको क्या करना है, वहाँ जाकर क्या नहीं करना है, वो सिखाया जाता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोलैब करके ये ट्रेनिंग करवाया जाता है। और ये लॉन्ग वेरिएंट में 160 घंटा का ट्रेनिंग होता है और कुछ शॉर्ट ट्रेनिंग भी होता है 1 दिन का। और ये अवेलेबल, इसमें कितने 52 ट्रेनर्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर एक आता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, डिपिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये मेन क्या करता है? इसका मेन फोकस रहता है प्रमोशन करना इंटरनल ट्रेड, यानी इंडिया के अंदर बिजनेस सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाना, ये डिपिट का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है पीएम गति शक्ति। इसमें 7 चीज़ों पे सरकार ने ध्यान दिया। किस पे? रोड, एयरपोर्ट, वाटरवेज, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, इन पर ध्यान दिया। और इसलिए 400 नए वंदे भारत भी लॉन्च किए। सरकार ये बात समझ गया था कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना है तो सरकार को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, और उसी के लिए सरकार ने गति शक्ति लॉन्च किया था और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे सबको डेवलप किया। फिर एक पीएम डिवाइन नाम से भी नॉर्थ ईस्ट के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसका एंटरप्रेन्योर का नीड क्या क्या है? अब क्वेश्चन आता है, यहाँ तक स्कीम खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन आता है एंटरप्रेन्योर का नीड क्या है? तो देखो, ये स्पार्क प्लग्स हैं एंड चेंज एजेंट है जो कि इंडिया को एक प्रोस्पेक्टस कंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बॉटल नेक्स। बॉटल नेक मतलब चैलेंजेस। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चैलेंज है? सबसे पहला, इनसफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। लैक ऑफ मनी, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड टू मच नॉइज, यानी लोग जो है पहले ही ये कर दूंगा वो कर दूंगा बट करते कुछ नहीं है, ठीक है। स्मॉल नेटवर्क होता है, यानी लोकल एरियाज़ में ही रह जाते हैं, एक्सपेंड कर ही नहीं पाते। और टू मच ग्रो कर रहे हैं टू सून। एक वर्ड यहाँ ध्यान रखो, अर्ली सक्सेस इज स्कैम। अगर तुम बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हो तो तुम बहुत जल्दी गिर भी जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो घमंड आ जाता है। तो वही होता है, कभी कभी एंटरप्रेन्योर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एंड फिर उनको लॉस हो जाता है, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट करना होगा, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंडिया में और अच्छे से प्रमोट हो सके। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर होता है ख़त्म।
ठीक है, एक चैप्टर हो गया खत्म, एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो हो गया खत्म। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है, आजा भाई, बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको तो भाई मैं 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, इसमें कुछ है ही नहीं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, सबसे इसमें आई थिंक ये 25 नंबर का ये 3 चैप्टर है भाई, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट सिंपली देखो, कलेक्शन है सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्ट का, यानी कस्टमर, उसके सप्लाई, क्लाइंट, ऑनर, जितने भी लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, जितने भी फैक्टर जो कंपनी को इफेक्ट करता है, बिजनेस को इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बस और कुछ नहीं। जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एक्सटर्नल में क्या हो गया, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, सोशियो कल्चर, ट्रेंड्स, तो ये सब हो गया, यहाँ तुमको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं, बस सिंपली। अब यहाँ डिफिनेशंस दिए हुए इतने सारे कि बिजनेस इन्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या। मैंने जैसे बताया इससे पहले वाले चैप्टर में, कीवर्ड्स ध्यान रखना है, बस यहाँ भी वही करना है। जैसे ओ व्हीलर ने डिफाइन किया है बिजनेस इन्वायरमेंट, टोटल ऑफ थिंग्स ऑफ एक्सटर्नल टू फर्म इंडस्ट्री विच इफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली बोलो, बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर जो कंपनी को बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, इंटरनल फैक्टर जो कंपनी को इम्पैक्ट बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, वही तो है बिजनेस इन्वायरमेंट, बस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या क्या देखो। सबसे पहले, इनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर तुम बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा से समझ रहे हो तो तुम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या अभी सोसाइटी में नीड है, या मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जो कि मैं मोनोपोली एक तरह से क्रिएट कर लूं, तो ये मदद करता है। फिर हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर तुमको पहले ही पता चल जाएगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, मतलब कैसा सोसाइटी में अभी चल रहा है, तो भाई तुम जो है रिसोर्सेज को टैप कर पाओगे, यानी रिसोर्सेज का केयरफुल यूज कर पाओगे। कोपिंग विथ चेंजेस, यानी तुम चेंजेस के साथ ढल पाओगे। एंड एक बात ध्यान रखना, जो भी अगर चेंजेस हो रहा है, अगर तुम चेंज अपने आप में नहीं ला रहे हो तो तुम एक ना एक दिन खत्म हो जाओगे, तो इसलिए चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असिस्टेंस इन प्लानिंग, ये तुम्हारे फ्यूचर प्लानिंग में मदद करता है अगर तुमने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, तुम रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाओगे एंड कंप्लायंस कर पाओगे सरकार जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है उसके साथ। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जैसे सरकार ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, वैसे ओवर रीचिंग फैक्टर्स, यानी वैसे फैक्टर्स जो कि कंपनी के रीच से बाहर हैं, जैसे कि लॉ, टेक्नोलॉजी में चेंजेस। उसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे कि क्लाइंट वगैरह, वो भी इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को। इंटर रिलेशन ऑफ फैक्टर, यानी एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे इम्पैक्ट डालता है, वो भी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। अनसर्टन फ्यूचर, उसका कंसिस्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि इन इकोनॉमिक डायनामिक है तो चेंज हो रहा है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी उस कारण से चेंज हो रहा है। एंड फिर हाईली रिलेटिव, तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। एंड एक बात ध्यान रखना, पॉइंट सारे याद कर लो, डिफाइन अंदर में एक बार बस पढ़ना है एंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो देखो 6 की फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को मेनली इफेक्ट करते हैं। क्या क्या? पहला, टेक्नोलॉजी फैक्टर। अरे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। आज क्या तुमने आज से 40 साल पहले सोचा था कि ऐसा स्मार्टफोन में ऐसा यूज़ हो जाएगा, स्मार्टफोन के बिना की मतलब लाइफ ही नहीं चलेगा स्मार्टफोन के बिना, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। बट अब तो भाई स्मार्टफोन मोस्ट डिपेंडेबल थिंग हो गया। तो टेक्नोलॉजी फैक्टर। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। मान लो अभी कोई सरकार है एंड वो कोई चीज़ प्रमोट कर रहा है, ठीक है, मान लो उसका सरकार गिर गया एंड दूसरे का सरकार आया और उसने बोला कि हम ये चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, तो क्या ये भी इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पड़ता है। डेमोग्राफिक भी इफेक्ट देता है। क्या है डेमोग्राफिक इफेक्ट देता है? मान लो कोई जगह है जहाँ पर कोई डेमोग्राफी में मान लो एज, जेंडर, ज्योग्राफी ऐसा कुछ है। अब कैसे इसको मैं समझाऊँ, देखो अगर अच्छा से डिफाइन किया होगा तो बताता हूँ। मान लो किसी में एक पार्टिकुलर कोई एरिया में वुमेन डोमिनेटेड एरिया है, तो क्या वहाँ का लोकेशन में
तुम्हें वुमेन डोमिनेटेड प्रोडक्ट ही सप्लाई ज़्यादा करना होगा। तो क्या ऐसे डेमोग्राफिक भी इफ़ेक्ट करते हैं कि नहीं? कोई हिली एरिया पे तो वहाँ तुमको, अगर तुम कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ तुमको वुलन क्लॉथ्स देना होगा, तो ये सब भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर कम्पिटिटिव फैक्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारा कंपिटिटर कोई ऐसा स्कीम के साथ आए और वो तो तुम्हारा बिजनेस हिला देगा। इसी तरह जियो आया था, जिसका से आइडिया एंड यूनिकॉर्न, कितने सारे स्कीम्स थे उस समय, भाई सब के सब बर्बाद हो गए थे जियो के आने के कारण। फिर सोशल फैक्टर भी है, जो कि कहाँ तुम्हारा कंपनी खर्चा करना चाहता है, किस सोसाइटी में खर्चा करना चाहता है, वो फैक्टर भी है। एंड ग्लोबल फैक्टर है, यानी देश दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया जो है कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो दुनिया का, पूरे दुनिया में अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ इंडिया में भी पड़ेगा। टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट कितने तरह का होता है? दो तरीके का, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या क्या होता है देखो, वैल्यू फ्रेमवर्क, यानी क्या क्या तुम्हारा बिजनेस का फ्रेमवर्क है, ठीक है, क्या क्या तुम्हारा बिजनेस का पाथ है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है, यानी एम्प्लॉय वगैरह कैसे हैं, फिजिकल रिसोर्सेज कैसा है, टेक्नोलॉजी तुम्हारे बिजनेस में क्या है, क्या ये सब कुछ इम्पैक्ट करता है कि नहीं बिजनेस में? हाँ बिल्कुल। अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा। फिर एक्सटर्नल में जो अभी मैंने बताया, पॉलिटिकल, कोई सरकार तुम्हें फेवर कर रहा है, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंबानी और अडानी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये अब मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ है, बट एलिगेशंस अपोजिशन पार्टी लगाते हैं। हो सकता है अपोजिशन पार्टी आए तो वो लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें अंबानी जी और अडानी जी को, तो ये हो सकता है कि नहीं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसको डिफाइन करके ही समझाऊंगा, चलो आगे। पॉलिटिकल तो बता दिया, कुछ कुछ जो है इकोनॉमिक इन पॉलिसीज़ वगैरह, जो सरकार पॉलिसीज़ वगैरह आया, फिजिकल पॉलिसी, क्या ये सब भी इम्पैक्ट डालता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। इकोनॉमी में कोई चेंज होगा तो ऑब्वियस सा बात है कंपनी और बिजनेस पे तो असर होना ही होना है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई में चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ, ठीक है। फिर सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, ये क्या है? ये सिंपली देखो, हर एक सोसाइटी का यूनिक रिक्वायरमेंट और चॉइसेस होता है, तो तुमको सोसाइटी में अगर चलना है तो सोसाइटी के हिसाब से भी चलना होगा। सोसाइटी को तुम नाराज़ करके जो है तुम बिजनेस नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे एग्जांपल दिए जैसे एजुकेशनल सिस्टम, लिटरेसी रेट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, टेक्नोलॉजी में ही चेंज हो गया तो भाई पूरा बिजनेस में ही इम्पैक्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ। एंड लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट मतलब लॉ में कुछ चेंजेस, जैसे कि कोई नया एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, तो क्या एक्ट नया आया तो तुमको अब पूरा तुम्हारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आया, क्योंकि तुमको अब उस लॉ के हिसाब से अपने आप को कंपाइल करना होगा, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न भी इम्पैक्ट डालता है, वो भी लॉ का पार्ट ही हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट आ गया तो क्या वो उससे तुमको कंपाइल करना होगा? हाँ। जुडिशरी डिसीजन भी हो गया, केस लॉ बन जाते हैं, सोलमन वर्सेस सोलमन लिमिटेड, तो वैसा सब चीज़ भी इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पर, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं भाई, ये चैप्टर बस ऐसे ही है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, क्या हुआ? डोमेस्टिक, जो कि डोमेस्टिक कंट्री के अंदर कोई लॉ बन रहा है। फिर सोशल लीगल इन्वायरमेंट, यानी सोशली, कल्चर, एथिकल वैल्यूज़ कुछ अगर लॉ बन रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक के रिलेटेड कोई लॉ बन रहा है, या टेक्नोलॉजिकल लॉ इन्वायरमेंट बन रहा है, या पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट बन रहा है, तो ये सब उसके टाइप्स हो गए, ठीक है। फिर एक इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट भी होता है, यानी इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कंडीशन सब कैसा है, इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, पॉल्यूशन कैसा है, क्या ये सब भी बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है? हाँ। अब आते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा चीज़ जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को इफेक्ट करता है, यानी ये एक ऐसा चीज़ है जो कंपनी पे डेली लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है। क्या क्या? कस्टमर, क्या कस्टमर में प्रेफरेंस चेंज हो जाए तो इम्पैक्ट डालेगा? हाँ। कंपटीटर ने अचानक कुछ नया लॉन्च कर दिया जैसे जियो ने किया था, क्या उनके डे टू डे बिजनेस पे इम्पैक्ट आया? हाँ। सप्लायर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स एंड मीडिया, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। यही सारा यहाँ डिफाइन किया हुआ, एक बार बस रीडिंग मारना और कुछ है ही नहीं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि वर्ल्ड बैंक ना
एक लिस्ट जारी करता है जिसमें बताता है वर्ल्ड बैंक कि किस कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी बिजनेस करना आसान है। ठीक है, और इंडिया में एक डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जिसको डिपिट भी बोलते हैं, अभी मैंने समझाया था। उसका मेन काम है कैसे इंटरनल ट्रेड होगा, प्रमोशन होगा, वो सब कुछ बताता है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ मिलकर पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, तो देखो सितंबर 25 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, डोमेस्टिक और फॉरेन बिजनेस को बोला था कि आइए हम लोग अब इंडिया में ही गुड्स बनाएंगे। मेक इन इंडिया याद है, लॉन्च हुआ था, सरकार ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, जिससे सरकार चाहता था कि 2025 तक 25% जीडीपी में ग्रोथ हो। ठीक है, एंड इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया, नया माइंडसेट लॉन्च किया गया, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया। और एक बात मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ, 2016 में इंडिया 130 रैंक पे था बिजनेस करने में, इजी कितना होगा, तो 138 रैंक पे था, 63rd हो गया 2019 में आउट ऑफ 190 कंपनी। सोचो 1 2 3 जो स्कीम लॉन्च हुए उससे इंडिया कहाँ से कहाँ आ गया। ठीक है, एंड ये कुछ लिस्ट दिए हुए हैं रैंकिंग इंडिया के 2019 में क्या क्या थे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एक बार सारा देख लेना। ठीक है, और अभी इंडिया 14th रैंक पे है 2018 से 22 तक, और इंडिया अब 2023 से 27 में 10वें रैंक पे आ चुका है। सोच रहे हो 130 से 10th पोजीशन। ऐसा अचीवमेंट चाहिए लाइफ में भाई। ठीक है, ऐसा ही अचीवमेंट चाहिए, और इसमें कुछ नहीं लिखा है भाई, यही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, रिफॉर्म फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। देखो इंडिया में रिफॉर्म्स लाने का काम सिर्फ इसका है, किसका है, डिपिट का। डिपिट कहाँ गया भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने का काम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इन्होंने बहुत सारे कैंपेन वगैरह लॉन्च किए, बस यही बातें लिखा और कुछ नहीं है इसमें। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने लाया, किसके मदद से, डिपिट के मदद से। देखो डिपिट जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ मिलता है, और उनके साथ क्या करता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और पूरे इंडिया के लिए डिफरेंट रिफॉर्म्स लाता है, ताकि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। ठीक है, अब वेरियस स्टेट ने कौन कौन से रिफॉर्म लिए, वो 5 यहाँ रिफॉर्म दिए हुए हैं, 6, तो ये तुमको याद करने होंगे, ये मत करना बेस्ट पॉलिसीज, ये बस कर लेना ये दोनों। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ट्रेड एंड एक्सोलरी टू ट्रेड, ये क्या होता है, ट्रेड मतलब सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। कोई गुड्स खरीदना बेचना, इसी को हम लोग ट्रेड बोलते हैं, बस एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेड के कारण ही कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंच पाता है। ऑब्वियस सा बात है भाई, मैन्युफैक्चर जो गुड्स बना रहा है और कंज्यूमर के बीच में ट्रेड करने का काम किसका है, ट्रेडर्स का। वो मेनली क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर से होलसेलर सामान लेता है एंड फिर वो रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है। अगर ट्रेड ही नहीं रहेगा बीच में तो भाई कंज्यूमर तक सामान पहुंचेगा कैसे। ट्रेड 2 तरह का होता है, एक इंटरनल ट्रेड, एक एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड जो देश के अंदर में हो रहा है। ठीक है, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होलसेल जो होलसेलर मैन्युफैक्चर से सामान लेता है, और एक रिटेल ट्रेड जो फिर रिटेलर किसको देता है, कंज्यूमर को। ऐसा रहता है, मैन्युफैक्चर ने सामान बनाया, उसको होलसेलर ने लिया, होलसेलर ने फिर रिटेलर को दिया, और रिटेलर ने फिर फाइनल कंज्यूमर को दिया। क्या यही होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड जो इंडिया के बाहर होता है, एक इंपोर्ट होता है, इंडिया के बाहर अगर कोई सामान, हम इंडिया से बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, एक्सपोर्ट, हम इंडिया के बाहर सामान भेज रहे हैं। और एक होता है इंट्रापोर्ट, ये क्या होता है, मान लो जापान से मैंने मोबाइल मंगवाया और उसको श्रीलंका में जाकर बेच दिया, तो क्या मैंने इंडिया में कुछ किया, नहीं। तो मैंने इंडिया में सामान मंगवाया, क्या ये इंपोर्ट है, मंगवा के मैंने रखा कहाँ, मैंने श्रीलंका में एक्सपोर्ट कर दिया, बट क्या मैंने बनाया था, नहीं। तो इसको हम लोग इंट्रापोर्ट बोलते हैं, एक कंट्री से सामान लेकर दूसरे कंट्री में जाकर बेच देना। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये क्या हुआ, देखो ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब होता है सपोर्ट, जो ट्रेड को सपोर्ट करता है। इन सिंपली मतलब ट्रेड हो अच्छे से, उसको सपोर्ट देता है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। और ये क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, लीगल सपोर्ट्स एंड मार्केट रिसर्च। इससे होता क्या है,
सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, इफिशिएंसी होता है, स्पीड होता है, ग्लोबल में कनेक्टिविटी आता है, लीगल कंप्लायंस हो पाता है, डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, ठीक है, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ होता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड रेप्लिकेटेशन है, यानी जो सिंपली अभी हमने पढ़ा वो सारी बातें यहाँ लिखा हुआ है। तो एग्जाम से पहले अगर तुम इसको ही रीडिंग मार लोगे तो तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसी के साथ तुम्हारा ये भी चैप्टर खत्म हो गया एंड अब बचा लास्ट चैप्टर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, चैप्टर लास्ट है एंड उसके बाद तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसको मैं नोट से करवाऊंगा। की बिजनेस इंस्टीट्यूशन में पता है मेनली क्या है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में बस बताया गया है, बस सिंपली मैंने नोट्स अच्छे से बनाए हुए। सबसे पहला है नीति आयोग। इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लान करता है, फ्रेम करता है कि कैसे इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज़ वगैरह बनेंगे, तो ये फ्रेम करता है, ठीक है। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बोला जाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भरोसा करता है, यानी कि ये मेनली स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से बात करके पॉलिसीज़ फ्रेम करता है, अकेला खुद नहीं कर लेता। फेडरलिज्म है यानी पावर सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज। सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन पे फोकस करता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाता है स्टेट और इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन में, ठीक है। इसका मेन फीचर क्या है, ये रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रमोट करता है एंड रिसर्च सेंटर भी बनाया हुआ है हर स्टेट में ताकि भाई इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। नीति आयोग का एक्टिविटी क्या क्या है, पॉलिसी फ्रेम करेगा, फेडरलिज्म को बढ़ाएगा यानी कि स्टेट यूनियन टेरिटोरीज को लेकर साथ में चलेगा, मॉनिटर करेगा कि उसका पॉलिसी सही चल रहा है कि नहीं, और थिंक टैंक है क्योंकि वो न्यू इनोवेशन भी लाता है। 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। अब एक मिनट रुको मैं, अब हम लोग करना है 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, ठीक है। 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस क्या होता है, देखो एक इफेक्टिव यानी एक गवर्नेंस, अगर अच्छा से गवर्नेंस करना है, ठीक है, तो उसके 7 पिलर होते हैं, जैसे प्रो पीपल्स, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग। ये कुछ नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा भी नहीं इससे मेरे ख्याल से। फिर नीति आयोग जो है ना, सोशल डेवलपमेंट गोल्स, SDG गोल्स जो कि 17 गोल्स हैं, उस पर भी ध्यान देता है, उस पर भी उसका विज़न एंड मिशन है कि वो कैसे अचीव करना है देश में, ठीक है। उसके अलावा वो प्रोग्रेस भी मॉनिटर करता है कि ये सब अचीव हो रहा है कि नहीं, जो प्लान उसने किया वो हो कि रहा है कि नहीं, ठीक है। और इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड भी लाया है, ऑफिशियल प्रिंसिपल एंड SDG मॉनिटरिंग करता है ये कंट्री का कि SDG गोल कंपनी बोलता हूँ इंडिया में हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 7E, ठीक है, 7E सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये 3 रोल मॉडल स्टेट में लॉन्च हुआ था, झारखंड, MP, उड़ीसा, ठीक है। फर्स्ट फेज मार्च 2020 में कंप्लीट हुआ। अचीवमेंट क्या हुआ, इन्हेंसमेंट हुआ 2 से 2.3 करोड़। उसका टीचर्स ट्रेनिंग इसी के अंडर हुआ था। MP, उड़ीसा और झारखंड में अलग नाम से भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे झारखंड में ज्ञान सेतु। फिर कोविड-19 लॉन्च, उसके टाइम लॉन्च हुआ था DG7, ठीक है। एक मिनट रुको भाई, डीजे जा रहा है। MP में DG7 के अंदर डिफरेंट चीज़ लॉन्च हुआ था, जैसे हमारा घर, हमारा विद्यालय, हमारा दूरदर्शन, उसके बाद सीखा संजोग। भाई ये सब रटने वाला चीज़ है, मैं क्या इसमें समझाऊँ बताओ तो। फिर MCA के बारे में बात किया जाता है। MCA मेनली डिफरेंट एक्ट्स को गवर्न करता है, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, 2013, LLP, अदर एक्ट्स को गवर्न, अदर एक्ट्स को एडमिनिस्टर कौन करता है, MCA करता है, ठीक है। कंपटीशन एक्ट, ये सबको भी एडमिनिस्टर करता है MCA। इसका मेन फोकस पता है किस पे होता है, ICAI, ICSI, ICAI, कॉस्ट अकाउंट वाला, पार्टनरशिप एक्ट एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन पे मेन फोकस होता है। इनके ऑफिसेस यहाँ बने हुए हैं, देख लेना, ठीक है।
उसके बाद आता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया का कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। ये 12 अप्रैल 1992 को बना हुआ था सेबी एक्ट के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, रीजनल ऑफिस दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद में है। इसका मेन काम होता है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, और कुछ है ही नहीं इसमें, मैं क्या समझाऊँ भाई, बताओ तुम। सेबी का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है। ये 3 फंक्शन याद रखना। पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन बोले तो देखो, सरकार कंपनी में अंदर के लोग क्या प्राइस, उनको पता है कि भाई प्राइस कभी फ्लक्चुएट कर सकता है, तो वो अंदर के जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करके क्या इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो से भी उसको रोकता है, सो भी उसके इन्वेस्टर को बचाता है, ठीक है। प्रमोट करता है फेयरनेस प्रैक्टिस। उसके अलावा रेगुलेटरी भी है, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाता है। तुम CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे LODR 2015, ठीक है, पिट 2015। ये सारे जो रेगुलेशन सेबी ने बनाए हैं। तो रेगुलेटरी बॉडी और डेवलपमेंट भी है, ट्रेनिंग देता है ये इंटरमीडिएट्स को, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है सेबी के कितने फंक्शन? 3 फंक्शन, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेबी का पावर क्या है? क्वाजी जुडिशियल पावर है, पनिशमेंट भी दे सकता है अगर कुछ गलत है। क्वाजी लेजिस्लेटिव पावर भी है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ड्राफ्ट करता है। एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी केस भी फाइल कर सकता है और अकाउंट्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं आरबीआई। आरबीआई एक्ट बना 1934 में और इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कलकत्ता में, बाद में 1937 में शिफ्ट हो गया मुंबई में। आरबीआई नेशनलाइज हुआ 1949 में। ये बैंक नोट को मेनली रेगुलेट करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके कुछ सब्सिडरीज हैं, 27 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं एंड 4 सब ऑफिसेस हैं, ठीक है। इसके कुछ सब्सिडरीज हैं BRB, NMPIL, RBIT एंड IFTS। इनके फुल फॉर्म्स मॉड्यूल से एक बार पढ़ लेना, फुल फॉर्म्स पढ़ लेना। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। फिर एक आता है लास्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, ठीक है। ये लास्ट ही आई थिंक, हाँ, ठीक है। ये 1 अक्टूबर 2016 को बना था अंडर IB कोड 2016। ये मेनली इंसॉल्वेंसी रिलेटेड वर्क को काम करता है, यानी कंपनी जब बंद होता है तो उसको कंपनी बंद नहीं, क्या बोलते हैं, जब कंपनी इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, यानी उसके पास पैसे नहीं होते लायबिलिटी चुकाने के लिए, तो उसके रिलेटेड जो भी काम होता है वो इस एक्ट के अंदर होता है, ठीक है। फिर एक होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। ये सेक्शन 408 कंपनीज एक्ट के अंदर बना था 1 जून 2016 में, ठीक है। इसमें 11 ब्रांचेस हैं, MCA ने सेटअप किया था। प्रिंसिपल ब्रांच न्यू दिल्ली में और अदर जो है यहाँ पे शहर के नाम दिए हुए हैं। इसको हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, ठीक है। और अभी चीफ जस्टिस तो बदल गए होंगे। उसके अलावा फिर इतने में और ऐड हुए थे। और ये मेनली काम क्या है, जो कंपनी रिलेटेड जितना भी केस जाएगा वो NCLT में ही जाता है। लास्ट है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल। ये क्या है? ये सेक्शन 410 के अंदर बना था और ये जो है NCLT के अगेंस्ट अगर कोई केस हुआ है, मतलब कोई केस अगर NCLT में हुआ है और डिसीजन आ गया है, तो उस केस को चैलेंज अगर करना होगा तो NCLAT में करना होगा। यानी NCLT का डिसीजन कहाँ चैलेंज करोगे? NCLAT में करोगे, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है ख़त्म। नोट्स टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। एंड जितना तुमने बोला था, जितना मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने अपना ड्यूटी पूरा किया और आज से मेरा ड्यूटी ख़त्म। तुम्हारा अब 1 दिन बचा एग्ज़ाम को, आराम से रीडिंग मारो। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे तो फॉलो किया नहीं तुमने भाई, खाली मेरे से मेहनत करवा लो। तुम तो ना लाइक करोगे ना फॉलो करोगे, सो छोड़ो भाई, मेरे काम था, मैंने कर दिया। जितना तुमने मांगा वो मैंने दिया। एंड अब तो तुम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अब मिलेंगे हम लोग CS एग्जीक्यूटिव में। अच्छे से बस एग्ज़ाम देना, ऑल द बेस्ट, एकदम फ्री माइंड होके पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एंड बस पढ़ते रहो और मिलते हैं CS एग्जीक्यूटिव।